बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक मीन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एवरेजेस। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, इन विच सिचुएशन विच वन इज बेस्ट वन एंड विच वन प्रोवाइड द मोस्ट मिसलीडिंग रिजल्ट्स। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है। हमने हार्मोनिक मीन टॉपिक मिस कर दिया था चैप्टर नंबर 3 में से, तो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। अच्छा, हार्मोनिक मीन में आपके पास जब डाटा रेट्स एंड रेशो की सूरत में जब डाटा अवेलेबल हो, रेट ऑफ चेंज या रेशोज की सूरत में जब डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, उस सूरत हाल में जो बेस्ट सूटेबल मेजर है दैट इज हार्मोनिक मीन। और जब डाटा आपके पास परसेंटेज की सूरत में अवेलेबल होता है, उस सूरत में ज्योमेट्रिक मीन आपके पास बेस्ट परफॉर्म करता है। उस सूरत में ज्योमेट्रिक मीन यू विल बी यूटिलाइज इट। एंड व्हेन द डाटा इज सिमेट्रिक, जब डाटे में वेरिएशन नहीं होती, जब डाटे में नॉर्मेलिटी मौजूद होती है, उस सूरत हाल में जो हमारे पास ट्रेडिशनल अरिथमेटिक मीन है वो इस्तेमाल होता है। एंड जो मीडियन है, मॉड है, वो भी इसी तरह जब आपके पास एट्रीब्यूट्स हों, उस सूरत हाल में मीडियन, मॉड एंड अरिथमेटिक मीन, ऑल ऑफ दीज मेजर्स विल बी यूटिलाइज्ड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कशन, हमारी आज के जो टॉपिक है, जो हमारा लेक्चर है, वो इसी हवाले से है। तो हार्मोनिक मीन में आई ऑलरेडी डिफाइन यू कि जब डाटा रेट्स और रेशो की सूरत में पाया जाता है, तब हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होना है। और हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है, या बाय डेफिनेशन फार्मूला 3.17 में डिफाइन है, और जो बाय डेफिनेशन यू विल बी डिफाइन इट फ्रॉम द सेकंड लाइन। हार्मोनिक मीन ऑफ n वैल्यूज, जब आपके पास n वैल्यूज मौजूद हो, लेट्स सपोज y1 y2 अप टू yn इज डिफाइन एज, जब आपके पास n वैल्यूज मौजूद होती हैं, देन रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। रेसिप्रोकल मीन इनवर्स, बेसिकली यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। हम अब बैक हैंड से स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, जो फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज यानी इनवर्स ऑफ वैल्यूज। और ये बेसिकली अब अगर हम गौर से देखें, 1/y को अगर हम x सपोज कर लें, तो ये क्या चीज है, मीन ही है ना, एवरेज है, एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। तो रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज अरिथमेटिक मीन से, पहले रेसिप्रोकल है फिर अरिथमेटिक मीन है, दोबारा फिर अरिथमेटिक मीन का इनवर्स है। तो हमारे पास जब हम यहां से स्टार्ट लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ, ये पूरी क्या चीज है, ये अरिथमेटिक मीन है। रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। होप यू अंडरस्टैंड। यानी सबसे पहले इनवर्स, इनवर्स किस चीज का, इनवर्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज, इनवर्स ऑफ वैल्यूज। दो दफा इनवर्स का लफ्ज इस्तेमाल होना है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन को यू विल बी कंसीडर इट एज HM से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, HM से। और इसका जो बाई फार्मूला, इसमें जो y की वैल्यू है दैट कभी भी ये जीरो नहीं होती। अगर आपके डाटा में जीरो वैल्यू आ रही है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। मीन्स जब 1/0 हुआ, तो 1/0 इनडेफिनेट फंक्शन बन जाएगा, वो सॉल्व नहीं होना। तो जब आपके डाटा में जीरो में आ जाए, देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को मजीद अगर हम प्रिसाइज और मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसका फार्मूला, सेकंड फार्मूला n डिवाइडेड बाय समेशन 1/yi। और ये फार्मूला फॉर द अनग्रुप डाटा के लिए है। ये जितने फार्मूले हम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए सेपरेट फार्मूले हैं। तो अनग्रुप डाटा में हमारे पास जो फार्मूला है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/yi, यानी यहाँ पर आपको yi ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी। नेक्स्ट कॉलम में आपने बनाना है 1/yi
yi, यानी हर वैल्यू को 1 पे 1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू। तो जो आंसर बने वो नोट डाउन कर लेना है और एंड में आपने सम ले लेना है, सम जो आए वो यहाँ पे पुट अप करना है और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। दिस फार्मूला विल बी यूटिलाइज्ड फॉर grouped data, and next formula for sorry, this one is for ungrouped data, and next one is for grouped data। grouped data में आपके पास मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, n इक्वल टू समीशन f, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो n जहां पर है यहाँ वहां पर समीशन f और fi ओवर yi, यानी yi कितनी दफा रिपीट हुई है, हाउ मेनी टाइम अ वैल्यू विल बी रिपीटेड, यानी yi कितनी दफा रिपीट हुई है और टोटल समीशन fi। तो ये नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन भी है, देन यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दीज फंक्शंस। हार्मोनिक मींस डील्स विद रेट्स इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये रेट्स को डील करता है, उन रेट्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, विच विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, दोज आर नॉट डिपेंडेंट। वो जितनी रेट्स और रेशो में डाटा हो वो सारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी प्रीवियस रेट नेक्स्ट रेट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में हार्मोनिक मीन यू विल बी यूटिलाइज इट। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, a tractor is running at the rate of 10 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर। कोई व्हीकल है, ट्रैक्टर है, तो उसने पहले जो 10 किलोमीटर थे उनमें 60 किलोमीटर थे वो 10 के हिसाब से कवर अप किए, और नेक्स्ट जो 20 थे वो 60 किलोमीटर, एंड नेक्स्ट 30 km in 60 meters and 40 kilometers at the speed of 60 kilometer and 50 kilometer during at last fifth 60 kilometers, what would be the average speed। यानी कि एक जैसे आप मोटर बाइक की बात ले लें, मोटर बाइक है, मोटर बाइकर है, उसने पहले जो 60 किलोमीटर थे, जो पहले 60 किलोमीटर थे वो 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से कवर अप किए। सही, पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप किए, और नेक्स्ट में उसने जो अगले 60 किलोमीटर थे वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप किए, और उसके बाद उसके नेक्स्ट जो 60 किलोमीटर थे उसमें 30 की स्पीड पे जा रहा था, और उससे जो अगले 60 किलोमीटर थे उसमें उसकी स्पीड 40 थी, और जो लास्ट वाले 60 थे उसमें जो स्पीड थी उसकी 50 थी। तो पहला जो पहले 60 थे, पहले 60 किलोमीटर में वो 10 के हिसाब से जा रहा था, 10 पे स्पीड थी, दूसरे 60 किलोमीटर में 20 में पे था, तीसरे जो हमारे पास 60 किलोमीटर का फासला था वो 30 पे, नेक्स्ट जैसे जैसे यानी कि टाइम के साथ साथ वो उसकी स्पीड अपवर्ड जा रही थी। तो इसी तरह अब जो लास्ट के 60 किलोमीटर है उसने कवर अप किए 50 के हिसाब से। तो यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपने एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कि पहले 60 किलोमीटर 1/10 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कौन सी है, वाई आई, पहली स्पीड जो है, सही, वाई आई हमारे पहले 10 20 30 40 50, दीज आर आवर वैल्यूज। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है, मैंने रेसिप्रोकल बोला था, तो रेसिप्रोकल में आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ 1/n, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है। समीशन, समीशन यानी सम हो, 1/yi 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50। तो यू नो कि रेसिप्रोकल बाहर है, रेसिप्रोकल अंदर चला जाए तो जो डिवीजन में है वो ऊपर आ जाएंगी, जो हमारे डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाएंगी। तो ये डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब इन सब को हमने पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद इन सब को जमा कर लेना है, जमा करने के बाद आंसर बनता है 0.22833। तो 5 divided by that value, then you will find the average value। this is the average speed of a motorcycle या vehicle, कोई भी बंदा जा रहा था तो ये उसकी एवरेज स्पीड है, यानी कि उसके पास टोटल 300 किलोमीटर का फासला था, 300 किलोमीटर, देन ही विल कवर दीज 300 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ
21.89813 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपके पास एवरेज स्पीड कवर अप कर रहे होते हैं, एवरेज स्पीड की आप वैल्यूज ले रहे होते हैं, उस सूरत में जो एवरेज इस्तेमाल हो रही होती है दैट इज हार्मोनिक मीन। यानी कि पहले यानी कि 5 किलोमीटर थे वो कवर अप किए मैंने 50 पे, दूसरे 5 किलोमीटर मैं वो कवर अप किए 100 पे, तीसरे पे मेरी जो स्पीड 5 किलोमीटर पे स्पीड चली जाती है 150। तो इस सूरत में मेरी एवरेज स्पीड कितनी रहती है? दैट इज हार्मोनिक मीन। उस सूरत में जब आपके पास स्पीड का डाटा हो, रेट ऑफ चेंज का डाटा हो, उस सूरत में हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होना है। अच्छा, दिस फार्मूला इज फॉर अनग्रुप डाटा। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में फार्मूला बताया था समीशन एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई ओवर वाई आई। तो ग्रुप डाटा में यू मे नोट कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं, क्लासेस बनाई जाती हैं। क्लास बाउंड्रीज में ये वाली चीज कभी नहीं भूलना। यहाँ पर हमेशा एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर जो है, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा उलझा देता है। स्टूडेंट जो है वो क्लासेस या क्लास इंटरवल दिया होता है तो वो बाउंड्रीज नहीं बनाता। पहले सबसे पहले आपने ये चीज नोट डाउन करनी है कि ये बाउंड्रीज है, ये इंटरवल है। तो बाउंड्रीज आर अवेलेबल, एफ आई भी दिया हुआ है, ये दो कॉलम्स आपको दिए जाएंगे। ये वाई आई वाला आपने खुद बनाना है। जैसे ये क्या चीज है, मिड वैल्यू, जो हमने पेपर क्लासरूम में बनाई थी, मिड वैल्यू, यानी कि 0+4 डिवाइडेड बाई 2। तो 0+4 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 2। और ये 4+8 कितना, 12, 12/2 6, दिस इज द मिड वैल्यू। और 8+12 20, 20/2 10। तो ये इन क्लास बाउंड्रीज की मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू, दिस इज मिड वैल्यू। वाई आई हमारे पास मिड वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए कि वाई 1/वाई आई। तो अब 1/2 0.5, 1/6 0.16, 1/10 0.1, 1/14 0.0714, इसी तरह सो ऑन। और नेक्स्ट में हमें चाहिए कि एफ आई डिवाइडेड बाई वाई आई। अब 1/वाई आई तो मौजूद है, इसे अब जरब देनी है हमने एफ आई से। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.16 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.83 एंड 0.1 मल्टीप्लाई बाई 7 0.7, 0.0714 मल्टीप्लाई बाई 8। तो जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है इसे इससे जरब दे देनी है इन दोनों। और यहाँ पर जो सम बन रहा है, यहाँ पर सम बन रहा है, इस पूरे कॉलम का जो सम है 3.7137। और समीशन एफ हमारे पास है 34। तो फार्मूले में आते हैं, समीशन एफ ऊपर पुट अप होना है, समीशन एफ यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 34 यहाँ पर ऊपर पुट अप होना है। और ये किस चीज का सम है, दैट इज इक्वल टू एफ आई डिवाइडेड बाई वाई आई। एफ आई डिवाइडेड बाई वाई आई दैट इज इक्वल टू 3.7137। और ये डिनोमिनेटर में पुट अप होना है और समीशन एफ डिनोमिनेटर में पुट अप होना है। तो 34 डिवाइडेड बाई 3.7137। तो हमारे पास आंसर आता है 9.1553। तो that is the harmonic mean for those situation when you have a group data। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में आपने ये फार्मूला याद रखना है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वहां पर आपके पास n आता है, यहाँ पर समीशन f आता है, वहां पर 1 हो है, यहाँ पर एफ आई ओवर वाई आई है, और वहां पर समीशन 1/वाई आई है अनग्रुप डाटा में। तो अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि ये दीज आर द वैल्यूज यू मे फाइंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर उसने पूछा है, सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, उसने पूछा है कि आप हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर निकाल सकते हैं या नहीं, या इसका फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें। मैंने पहले बताया कि जब आपके पास डाटा में 0 आता है तो 0 आने से जो 1/0 है दैट इज इनडेफिनेट फंक्शन, यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द 0 value harmonic mean and geometric mean, so it is not possible to calculate the geometric mean and harmonic mean।
यू नोट ज्योमेट्रिक मीन में हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जीरो का स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं है। एज द डाटा इन्वॉल्व द वैल्यू जीरो, डाटा में वैल्यू जीरो आ रही है, जब डाटा में वैल्यू जीरो आ जाए तो पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फॉर दीज सिचुएशंस विल नॉट बी पॉसिबल, because while calculating the geometric mean, the multiplication with zero makes the product of given value zero, and while the calculating the harmonic mean, division by zero is undefined. Geometric mean by definition, you know कि geometric mean is the nth root of product of the value. वहां पर आप nth रूट लेते हैं, वहां पर nth रूट मतलब 1 2 3 4 5, फिफ्थ रूट लेना है। और प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू, जब आप प्रोडक्ट में इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाई होने से सारी वैल्यूज जीरो बन जाएंगी और जो आपके पूरा फंक्शन है दैट इज टोटली कोलैप्स। तो ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं है। और हार्मोनिक मीन में आपने हर वैल्यू का इनवर्स लेना है, इनवर्स लेने जब आपने जीरो का इनवर्स लेना है दैट इज इनडेफिनेट फंक्शन बन जाएगा। तो जब आपके पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आर नॉट बी obtained when you have a zero value in your data set, तो ये मल्टीपल के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। और आने वाला जो क्विज है आवर कमिंग क्विज, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, तो आपने इस हवाले से याद जहन में बिठा लेना है। सही। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन है, दैट इज नॉट अंडर योर सिलेबस, तो ये आप इसमें नहीं आपने पढ़ना। जस्ट यू हैव टू नोट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अच्छा, हर जो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, मीडियन, मॉड, परसेंटाइल, डिसाइल, हर के अपने कुछ मेरिट्स हैं कुछ डीमेरिट्स हैं, तो ये सारे आपने या नोट डाउन कर लेने हैं। और अब हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में इट इज डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। तो हार्मोनिक मीन के अभी हम मेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। हार्मोनिक मीन मीन्स, सबसे पहले इसके मेरिट्स। तो हार्मोनिक मीन जो है ये हमें मैथमेटिकल फार्मूला से जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूला से मिलते हैं रिलेटिव टू द मीडियन एंड मॉड। मीडियन, और मीडियन जब हम ग्रुप डाटा के अनग्रुप डाटा के लेते हैं या मॉड अनग्रुप डाटा के लेते हैं वहां पर मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, बट इन हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल फंक्शन इज इन्वॉल्व। इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जब भी हम हार्मोनिक मीन ऑब्टेन करते हैं, इसमें जितनी ऑब्जर्वेशन डाटा में दी जाती हैं उन सारी ऑब्जर्वेशन को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उन सारी ऑब्जर्वेशन को आप डील करते हैं। तो हार्मोनिक मीन में आप हर ऑब्जर्वेशन की जो मैग्नीट्यूड है उसे डिस्कस करते हैं। इट कैपेबल ऑफ फ्यूचर मैथमेटिकल डेवलपमेंट। जो हार्मोनिक मीन है इनके जो रिजल्ट्स हैं आप जो फ्यूचर में या आने वाले आपके रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। तो हार्मोनिक मीन विल बी यूटिलाइज्ड इन योर मॉडर्न मैथमेटिकल functions as compared to median and mod. अच्छा, demerits of harmonic mean, तो demerits में यू नो सबसे पहला कि जीरो आ जाए, तो जीरो आने की सूरत में जो सारा फंक्शन है दैट इज अनडिफाइंड। तो नेक्स्ट वन, इट इज नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की बनिस्बत ये थोड़ी सी टफ है इसकी कंप्यूटेशन, क्यों ना कि इसमें दो दफा इनवर्स आ जाता है। दो दफा इनवर्स आने से जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है ये थोड़ी टफ हो जाती है। इट गिव्स द लेस वेट टू लार्ज वैल्यूज एंड मोर वेट टू स्मॉल वैल्यूज। अच्छा, लेस वेट टू लार्ज वैल्यू यानी यहाँ पर हम हर वैल्यू का इनवर्स लेते हैं। इनवर्स लेने से जो वैल्यू की मैग्नीट्यूड है उस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। जो जितनी भी हमारा डाटा सेट है, जो हमारे उसमें जो लार्ज वैल्यू हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, जो स्मॉल वैल्यूज हैं उनके रिजल्ट्स हाई आ जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा इनवर्स क्यों ना कि 1/yi हमने लेना है, 1/yi 1/10 का रिजल्ट 0.1 आता है, 1/1000 0.001।
तो जो लार्ज वैल्यू है वो कंप्रेस हो जाती है, जो स्मॉल वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं, सही है, वो एक्सपेक्ट हो जाती हैं इन हार्मोनिक मीन। तो ये मेन डीमेरिट्स हैं हार्मोनिक मीन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत खूबसूरत बात एक्सप्लेन है कि अगर आपके पास सेम ऑब्जर्वेशन हो, सेम सेट ऑफ वैल्यूज हो, तो हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर आपके पास सेम सेट ऑफ वैल्यूज रिलेटिव, हम अभी ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे कि वो रेट्स में है, परसेंटेज में है, किस तरह का है। अगर आपके पास 2, 4, 10 एनी वैल्यूज दे दी जाए, तो उस सूरत में जो अरिथमेटिक मीन है उसकी जो आंसर है वो सबसे बड़ा होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आंसर अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है, और हार्मोनिक मीन का इन सब से आंसर छोटा होता है। तो अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 वैल्यूज हैं, इन 5 वैल्यूज का आप अरिथमेटिक मीन भी लें, ज्योमेट्रिक मीन भी लें और हार्मोनिक मीन भी लें, तो इस सूरत में जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है वो बड़ा होना है उससे छोटा हार्मोन ज्योमेट्रिक मीन। मीन्स टू से कि अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 5 वैल्यूज हैं लेट्स सपोज, तो इनका आप एवरेज लें, तो अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा, उससे छोटा आंसर ज्योमेट्रिक मीन का, और उससे छोटा आंसर हार्मोनिक मीन का। सेम सेट ऑफ वैल्यूज की सूरत में जो हमारे पास डेटा सेट है सेम हो, उस सूरत में अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का जो आंसर होता है वो हर सूरत में इन दोनों की निस्बत छोटा आता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड देन अरिथमेटिक मीन। तो ये भी मल्टीपल चॉइस में पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास हार्मोनिक मीन। तो ये मीडियन, मॉड, परसेंटाइल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा अभी चीजें रहती हैं, वो हम आज कवर अप कर लेंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहता है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। सही, अभी हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा है, अभी 2 सेकंड पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अभी हम जो अब स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मॉड। एम्पिरिकल रिलेशनशिप मीन्स कि अगर आपको 2 वैल्यूज दे दी जाए, तीसरी वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं, तीसरा आंसर आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी यहीं पर फार्मूला डिफाइन कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा, ये जो नोट्स हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आपने ये नोट्स पिकअप कर लेने हैं। अच्छा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। तो ये जो शेप है ना, ये इसे बोलते हैं शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपके डेटा का फैलाव किस तरह का है। अगर तो डेटा का फैलाव मीन से लेफ्ट साइड और मीन से राइट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड और मीन से राइट साइड जो फैलाव है वो बराबर हो, देन यू विल बी कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सही, उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जब दोनों तरफ जो फैलाव है अप्रोक्सीमेटली बराबर हो, राइट एंड लेफ्ट साइड, एवरेज के राइट और लेफ्ट साइड पे जब डाटा के फैलाव बराबर हो, यानी जितनी वैल्यूज डाटा के लेफ्ट साइड पे मौजूद है उतनी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली राइट साइड पे मौजूद हो, देन यू विल बी से दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाटा सेट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। The distribution of the data is called symmetrical if the frequency curve for the data is such that the left of the curve to its mean is to be minor image of the proportion of the right of the mean। वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो डाटा सेट सिमेट्रिकल होता है जिसमें जो लेफ्ट साइड पे जिस तरह का इमेज बन रहा है उसी तरह का इमेज राइट साइड पे बने।
ये अप्रोक्सीमेटली, ये नहीं है कि एग्जैक्ट नहीं पॉसिबल, कभी भी रियल सिचुएशन में अप्रोक्सीमेटली जिस तरह के लेफ्ट साइड पे है उसी तरह के राइट साइड पे, जिस तरह के राइट साइड पे उसी तरह के लेफ्ट साइड पे हो, तो यू विल बी कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दोनों का बिहेवियर बोथ साइड पे बराबर नहीं है तो उसे बोलते हैं हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, SKEW, यानी कि वो स्क्यूड है, सही, वो बराबर नहीं है, गैर मतवाजन है, सही। द स्क्यू मे बी टू द राइट और द लेफ्ट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कर्व। अच्छा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरफ पे ज्यादा फैली हुई हो, वो राइट साइड पे ज्यादा फैली हो, वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा फैली हो, तो that is depends upon the nature of our data set. The empirical relationship is described as empirical relationship तीन तरह से बेसिकली डिफाइन किया जाता है। जब आपके पास इन सिंगल पीक मतलब ये जो बेल है ये जस्ट वन हो, दो या तीन बेल ना हो, ये जो पहाड़ सा नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ वन हो, जस्ट सिंगल, उस सूरत हाल में सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिंगल पहाड़ी हो, जिसे हम सादा जबान में बोलेंगे सिंगल पीक हो, मैक्सिमम पॉइंट सिंगल हो, उस सूरत में जो हमारे पास मीन मीडियन मॉड के दरमियान रिलेशनशिप है वो बराबरी का होता है। जितना आंसर मीन का आना है, सेम आंसर मीडियन, सेम आंसर फॉर मॉड। तो इस सूरत में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी सिंगल पीक हो, उसमें मीन मीडियन मॉड इन तीनों के आंसर बराबर हो। अगर आप किससे पूछ, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें मीन मीडियन का आंसर किसके बराबर होगा? यू मे रिपोर्ट दैट के मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मॉड। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में जो तीनों के आंसर हैं ये हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, अब आपके पास है फॉर अ मॉडरेटली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका राइट टेल की तरफ झुकाव ज्यादा हो और लेफ्ट साइड पे जो है वो थोड़ी हो। ये राइट साइड पे नंबर ऑफ वैल्यूज जो है मीन के राइट साइड पे ज्यादा वैल्यूज हैं, और यानी कि राइट साइड की तरफ झुकाव ज्यादा है और लेफ्ट साइड पे थोड़ा है, देन यू विल बी कॉल्ड दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में आपके पास जो रिलेशनशिप पाया जाता है उस सूरत में मीन का आंसर बड़ा होता है, उससे छोटा मीडियन, मीडियन से छोटा मॉड। तो फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द मेन रिलेशनशिप, दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मॉड। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये सूरत हाल पाई जाती है। अच्छा, अब आपके पास नेगेटिवली, ये है पॉजिटिवली, यानी कि राइट साइड पे टेल ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे टेल थोड़ी है। और जब आपके पास लेफ्ट साइड पे टेल ज्यादा हो और राइट साइड पे टेल थोड़ी हो, उस सूरत में उसे बोलते हैं मॉडरेटली नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और उस सूरत में जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप, जो वैल्यूज पाई जाती एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, दैट इज मीन सबसे छोटा, उससे छोटा मीडियन, उससे बड़ा मॉड। तो मॉड का आंसर सबसे बड़ा, मीडियन उससे छोटा मीन, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप है ये उल्ट हो जाना है। तो ये जो साइन है ये उल्ट हो जाने हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में, सही। अच्छा, फॉर अ मॉडरेटली skewed distribution, median divided the distance between the mean and mod in the ratio of 1/2। आपके पास, अगर आपके पास जो डिस्टेंस है या अगर आपको दो वैल्यूज दे दी जाएं, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सूरत में अगर आपको ये मीडियन और मीन का आंसर बता दिया जाए तो मॉड जो है आप डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट अप करके निकाल सकते हैं। अगर आपको मीडियन और मॉड दे दिया जाए तो मीन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय ये, यानी कि इधर जाके माइनस हो जाएगा, और या फिर इस तरह कर लें कि ये जो -2 है इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये मॉड इधर जाके माइनस का।
3 मीडियन माइनस मॉड, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू, मीन का फार्मूला किस तरह बनता है, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह मॉड का फार्मूला दिया हुआ है, मीडियन वाला अभी मैंने बोल दिया। और मीडियन मीडियन की सूरत में ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मॉड प्लस 2 मीन, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3। तो फॉर अ स्क्यूड, जब आपके पास हो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड, उस सूरत हाल में जो भी आपको 2 वैल्यूज दे दी जाए तो तीसरे का जो आंसर है वो इजीली यू विल बी कैलकुलेट इट। सही है जेंटलमैन। जैसे अब यहाँ पर उसने बताया है कि मॉड इज इक्वल टू 15, मीडियन इज इक्वल टू 12, तो बताएं मीन, फाइंड द मीन। तो मीन वाला फार्मूला अभी मैंने बोला था 3 मीडियन माइनस मॉड डिवाइडेड बाई 2। मॉड का फार्मूला, अच्छा मॉड का फार्मूला ये डिफाइन है, सही। मॉड, मॉड से आपने मीन बनाना है, मीन बनाने के लिए मीन ये इधर जाना है, ये इधर ले आए माइनस, और ये इधर चला जाए पॉजिटिव। तो 3 मीडियन माइनस मॉड, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ भी है ना 2, और फिर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली अगर 2 इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो तीसरी यू विल बी इजीली कैलकुलेटेड। अच्छा, अगर हम मॉड है तो मॉड में सीधा सा फार्मूला 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये आपने मॉड याद रख लेना है, ये 32 है, 32 बना याद रखने हैं। तो 3 मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन, तो 32 है, 3 यहाँ पर है और 2 इधर है, 23 नहीं सोचना, 32। अच्छा, अब आपके पास जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया था, सेलेक्ट अ सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपके पास विच एवरेज इज बेस्ट इन विच सिचुएशन, ठीक है। मीन की सूरत में बेस्ट है, मीडियन की सूरत में बेस्ट है, मॉड एंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, विच वन इज बेस्ट इन विच सिचुएशन। तो इस पैरा में यही बताया हुआ है कि विच एवरेज इज बेस्ट इन विच सिचुएशन। टू सेलेक्ट एन appropriate measure of a situation, certain factors are taken into account. This include the types of the variable, the purpose of the statistic for which it would be used, and the type of distribution. तो सिलेक्शन ऑफ द एवरेज, मीन इस्तेमाल होना है, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो सिलेक्शन ऑफ द appropriate measure of central tendency, so that is depends upon the nature of your variable, type of the statistic and the nature of your distribution पे डिपेंड करेगा। अगर तो आपके डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उस सूरत हाल में अर्थमेटिक मीन इज यूजुअली अप्रोप्रिएट, यानी मिकदारी वेरिएबल हैं, उस सूरत हाल में अर्थमेटिक मीन अप्रोप्रिएट है। फॉर द कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में मीडियन अप्रोप्रिएट है, मीडियन एंड मॉड आर अप्रोप्रिएट डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द कैटेगरीज। सही है। मिकदारी सूरत में मीन अप्रोप्रिएट है, और एट्रीब्यूट्स की सूरत में मीडियन एंड मॉड इस्तेमाल होना है डिपेंडेंट अपॉन द कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरीज किस तरह की पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर द आई कलर देन मॉड इज अप्रोप्रिएट, आई कलर है तो नो वन इज बेटर, तो उस सूरत हाल में मॉड इस्तेमाल होना है। बट इफ द कैटेगरीज ऑफ इनकम ग्रुप, जैसे 50,000 वाला, 70,000 वाला, 80,000 वाला, उस ये सूरत हाल जिसमें सम वन इज बेटर देन एज कम्पेयर टू द अदर वन, यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट है, उस सूरत हाल में इस्तेमाल होना है मीडियन, उस सूरत हाल में इस्तेमाल होना है मीडियन। द टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टू evaluate which statistic is appropriate if the distribution is symmetrical all measures। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, उस सूरत में मीन, मीडियन, मॉड तीनों ने सेम रिजल्ट देने हैं, उस सूरत में भी विच वन यू विल बी यूज ये अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर तो आपके पास एंड मॉड बीइंग इक्वल एंड इक्वल गुड, हर ये यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है उसमें मीन, मीडियन, मॉड ये तीनों हमारे लिए सेम इंपॉर्टेंस है, तीनों हमारे लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड, मीडियन इज प्रेफर्ड एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अच्छा, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ये स्क्यूड है, चाहे वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो चाहे वो नेगेटिवली स्क्यूड हो, उस सूरत हाल में जो इस्तेमाल होना है वो
उस सूरत हाल में यू विल बी यूटिलाइज्ड मीडियन। मीडियन इसलिए कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, यानी कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन उसी सूरत में होती है जब आपके पास किसी तरफ नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हो, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से जो मीडियन है वो अफेक्ट नहीं होता, इसलिए मीडियन इस्तेमाल होना है फॉर अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन आल्सो प्रेफर to the means when a sample constitute only a small part of the population. Geometric mean and harmonic mean are useful for averaging rates and ratio. अच्छा, मीडियन उस सूरत में भी इस्तेमाल होता है जब आपके पास जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी हो और पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा हो। उस सूरत में भी जो सैंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो भी मीडियन इस्तेमाल होना है। अगर आपके पास डाटा एवरेज की सूरत में है, एवरेज रेट्स की सूरत में है, तब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन यानी परसेंटेज की सूरत में है ज्योमेट्रिक मीन, और जब आपके पास रेशियोज की सूरत में डाटा मौजूद है देन यू हैव टू यूटिलाइज हार्मोनिक मीन। So, gentlemen, this is the section which covers the which average is best for which situation. तो ये पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में आम तौर पर पूछ ली जाती हैं चीजें, और ये बहुत ही आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो काइंडली थोड़ा सा आप दोबारा प्रीव्यू कर लें लेक्चर को, तो यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड आवर टुडे डिस्कशन। तो काइंडली जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल आंसर ऑल दीज क्वेरीज एंड ट्राई टू satisfy you. Inshallah, meet you tomorrow. Okay, gentlemen. Allah Hafiz.